Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dumeja here, your educator. तो स्टूडेंट्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट. तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट के बारे में. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, इन एन इकोनॉमी जब आपके जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपके डिपेंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के ऊपर. वो कहते हैं कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो डिपेंड करता है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो कितना है, और जो आपकी वो डिमांड है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करती है. क्योंकि जो मनी है उसको डिमांड किया जाता है फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव अलोन, ताकि हम उससे ट्रांजैक्शंस कर सकें. तो जितना आपके पास मनी होगा, जितनी क्वांटिटी ऑफ मनी होगी, आप उतना ही उससे क्या करोगे, डिमांड करोगे. तो एग्रीगेट डिमांड है जो वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी. ओके, तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी. तो ये कहते हैं कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर. तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी में ये जरूरी है कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो इक्वल हो एग्रीगेट डिमांड की. एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होनी चाहिए एग्रीगेट डिमांड के. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि टोटल आउटपुट है, जो टोटल आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई, वो क्या है, फिक्स्ड है. कहाँ पर, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो फिक्स है. तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो एक वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है. स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगी ना ही कम होगी, बस इतनी ही रहने वाली है. तो जब भी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आता है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जब हम अपने एग्रीगेट डिमांड को या कह लो कि क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज कर देंगे. चेंजिंग लेके आएंगे किसमें, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई तो वो वही रहने वाली है, स्टेट कांस्टेंट रहने वाली है. तो आप एग्रीगेट डिमांड को चेंज करके, क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज करके इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म कर सकते हो. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये कहना है. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो ये कहा है क्वांटिटी और थ्योरी ऑफ मनी के बीच में क्या कहा है, उन्होंने एक थ्योरी दिया है. ये थ्योरी कहती है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी रिजल्ट इन द चेंज इन प्राइस लेवल लोन. जब क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंजेस आते हैं तो उससे क्या होता है, प्राइस लेवल में चेंज आता है. इसका प्रोडक्शन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. क्वांटिटी ऑफ मनी को एक्सप्रेस किया है इन्होंने इस इक्वेशन में MV इक्वल टू PT. M है मतलब हमारा सप्लाई ऑफ मनी और V है हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी. इसका मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो जो यूनिट ऑफ मनी है उसको एक्सचेंज किया गया फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ 1 ईयर. एक साल के अंदर उस यूनिट ऑफ मनी को कितने टाइम एक्सचेंज किया गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर. सप्लाई ऑफ मनी इनटू वेलोसिटी ऑफ मनी, ये किसके इक्वल है, प्राइस लेवल और ट्रेड ट्रांजैक्शन के ऊपर. या कह लो कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज मार्केट में सेल के लिए कितने आए हैं. ओके, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है. क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी है जो वो कांस्टेंट रहने वाली है, ट्रेड ट्रांजैक्शंस है वो भी कांस्टेंट रहने वाली है. तो जो रिलेशन होगा किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, ये वन साइडेड होगा. चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द प्राइस लेवल. ये प्राइस लेवल के ऊपर इफेक्ट करता है, बट चेंज इन द प्राइस लेवल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मनी. वन साइडेड रिलेशन का मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मनी में अगर चेंज आता है तो वो प्राइस लेवल को इफेक्ट करती है, लेकिन अगर प्राइस लेवल में चेंज आता है तो वो क्वांटिटी ऑफ मनी को इफेक्ट नहीं करती है. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, द प्राइस लेवल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी. प्राइस लेवल ही इफेक्ट होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज लेके आने के कारण प्राइस लेवल इफेक्ट होता है, लेकिन प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण क्वांटिटी ऑफ मनी में कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी आपकी इंक्रीज हो जाती है तो आपका जो प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर डिक्रीज होता है तो आपका जो क्या है, प्राइस लेवल, चेंज इन द
एक सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होता है और जो आपका डिक्रीज होता है तो फिर क्वांटिटी ऑफ मनी भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी और चेंज इन द प्राइस लेवल हैज नो इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट और अ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना है कि जो मनी है, मनी इज अ वेल, ठीक है। तो वेल क्या होता है, मनी इज अ वेल क्या है, मनी को इन्होंने वेल कंसिडर किया है। तो वेल का मतलब जो किसी चीज को क्या कर दे, कंसील कर दे। जैसे घूंघट, इसका डिक्शनरी मीनिंग है घूंघट, जो एक फैब्रिक के साथ जो लेडीज हैं वो अपना फेस कवर करती है, ये तो डिक्शनरी मीनिंग हो गया। अब मनी इज अ वेल क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्या मानना है कि ये जो है वेल, ये रियल थिंग्स को क्या कर देती है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर देती है, हाइड कर देती है। इसको सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए कंसीडर किया गया है। तो मनी को अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स डिक्शनरी, तो मनी को कंसीडर किया गया है एज अ काइंड ऑफ अ रैपर और अ गारमेंट इन विच द गुड्स केम टू अस। ये सिर्फ एक रैपर और गारमेंट की तरह कंसीडर किया गया है जिसके थ्रू जो चीजें हैं वो हमारे तक पहुंचती है। तो वेल बिहाइंड विच वर्किंग ऑफ द रियल इकोनॉमिक फोर्सेस वाज कंसील्ड, जो रियल इकोनॉमिक फोर्सेस है, जो रियल ट्रांजैक्शंस है, इसके पीछे जो वेल है उसको क्या कर देते हैं, कंसील्ड कर देता है। तो मनी को एज अ काइंड ऑफ रैपर और गारमेंट कंसीडर किया है। तो इन्होंने ये भी माना है कि नो मनी इल्यूजन फाउंड इन द पीपल। मनी इल्यूजन मतलब, मनी इल्यूजन का मतलब है थिंकिंग, टेंडेंसी टू थिंक ऑफ मनी इन अ नॉमिनल टर्म्स रेदर देन द रियल टर्म्स। नॉमिनल टर्म्स में कंसिडर करने की रेदर देन रियल टर्म्स में कंसिडर करने की टेंडेंसी, लोगों की सोचने की, ठीक है। तो इन्होंने ये दो चीजें मानी है। इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट बिलीव दैट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी हैज इट्स इफेक्ट ऑन द रियल फैक्टर। उनका ये मानना है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आता है तो रियल फैक्टर के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज, इन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज। तो कहते हैं कि रियल वेज, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता अगर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी होता है तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। इन अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई है वो जो एग्रीगेट डिमांड की क्या होगी, इक्वल होगी। अगर वो इक्वल नहीं है और यहाँ पर इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम है तो इस सिचुएशन में प्राइस लेवल विल चेंज इन सच अ मैनर, प्राइस लेवल ऐसे चेंज होगा कि एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आपको दिखाया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और प्राइस लेवल है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। एएस इज अ स्ट्रेट लाइन, एएस है हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ओके। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर माना गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे होगी एग्रीगेट सप्लाई वहाँ पे रिमेन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो AD1 ये हमारी इनिशियल एग्रीगेट डिमांड है यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी कर्व है। ये AS को एट अ पॉइंट A पर कट कर रही है। अकॉर्डिंगली इनिशियल इक्विलिब्रियम है जो आउटपुट का वो है हमारा OQ, ओके, एंड OP प्राइस लेवल है। तो क्या कह रहे हैं, OQ आउटपुट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, OQ है जो फुल एम्प्लॉयमेंट है। Let us assume that due to fall in the quantity of money or due to more saving, quantity of money में fall करने के कारण या कह लो कि ज़्यादा सेविंग होने के कारण जो एक्सपेंडिचर है वो लेस है, या कह लो कि डिमांड, अगर एक्सपेंडिचर कम है तो डिमांड लोगों की क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो डिमांड कम हो गई तो वो कहाँ पे आ गई, AD2 के ऊपर आ गई। तो इस सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई है जो वो ज़्यादा है, मोर देन है एज कंपेयर टू द एग्रीगेट डिमांड। रिजल्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ द फर्म, फर्म की इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो गई और लेटर उसको रिड्यूस करना पड़ा
प्रोडक्शन को, क्योंकि अभी पहले ही स्टॉक एक्सेस में है, तो प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया, फॉल हो गया। तो दिस सिचुएशन इज शोन बाय पॉइंट बी ऑन AD2 कर्व। देख लेते हैं पॉइंट बी AD2 कर्व, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन को क्या करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मानते हैं ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी फॉल इन द प्राइस लेवल। जब आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है तो प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए, वो OP1 पे आ गए। और ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, एक सेकेंड, ड्यू टू फॉल इन प्राइस लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड एट पॉइंट ए। जब प्राइसेस डिक्रीज हो गए, जब प्राइसेस आपके डिक्रीज हो गए तो आपकी जो डिमांड है वो फिर से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो पॉइंट सी है वो इक्विलिब्रियम का बन गया। ऑन द अदर हैंड इफ ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज होता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी AD3 के ऊपर। तो प्राइस लेवल वहां पे क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा OP2 के ऊपर। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि AD एंड AS एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है वो रीएस्टैब्लिश हो जाएंगे एट पॉइंट E के ऊपर। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फिर से आ जाएंगी। ये इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इफ ड्यू टू सम रीजन इकोनॉमी इज इन डिसइक्विलिब्रियम, अगर डिसइक्विलिब्रियम में होती है तो प्राइस लेवल अपने आप को इस तरह से चेंज करेगा इन सच अ मैनर दैट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज रीएस्टैब्लिश। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको रीएस्टैब्लिश किया जा सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। आगे बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इतनी थी, तो क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। हर एक थ्योरी के कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वीकनेस क्या है। वीकनेस इसकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस ऑफ द सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट को क्रिटिसाइज किया गया है। तो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो क्लासिकल थ्योरी है उन्होंने अपना बेस माना है, मेन बेस माना है सेज लॉ ऑफ मार्केट को। तो जो लॉर्ड केन्स हैं उनका क्या कहना है कि ये जो अजम्पशन है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये अनरियलिस्टिक है। देयर इज ऑलवेज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। कार्ल क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन है कि prevailing structure of capitalist society was such that it divided into two classes, rich class और poor class। दो क्लासेस में बांटी होती है, ठीक है। तो जिनके पास हैव्स और हैव्स नॉट, कुछ लोगों के पास होता है कुछ के पास नहीं होता। रिच क्लास हैव्स वाले हैं जिनको लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम का मिलता है, और स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम है जो वो अपना स्पेंड करते हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है, वो सारा पैसा नहीं खर्चते हैं। और जो एग्रीगेट डिमांड है उस केस में हमारी क्या हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खर्चा ही नहीं किया, डिमांड ही नहीं किया, तो वो कम रह जाती है हमारी, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट, तो जो केन्स हैं उन्होंने कहा है कि आपका जो लॉ है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन वो ज़्यादा रियलिस्टिक है। ये लॉ हमें बताता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। पीपल डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजम्पशन हम आगे डिस्कस करेंगे, कहते हैं उसमें क्या बताया गया है कि लोग सेम प्रपोर्शन में अपनी इनकम को नहीं लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह से इनकम इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि उतने प्रपोर्शन में वो अपना खर्चा इंक्रीज कर दे। तो ये जरूरी नहीं है कि डिमांड जो है, ये जरूरी नहीं है कि डिमांड सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो जैसे कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने सेज लॉ ऑफ मार्केट को क्या कहा है, अनरियलिस्टिक कहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय जनरल वेज मनी वेज कट। मनी वेज कट करने से एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ये सुजेस्ट किया था अगर हम मनी वेज को कट कर देते हैं, मनी वेज रिड्यूस कर देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू केन्स कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि मनी वेज कट है वो डबल एज स्वॉर्ड है,
दो धारी तलवार है आपकी। अकॉर्डिंग टू केन्स उन्होंने क्या सुजेस्ट किया है, सुजेस्टिंग मनी वेज कट, जैसे पिगू ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने किया है, उन्होंने सिर्फ कॉस्ट एस्पेक्ट को कंसिडर किया है, वेज को एज अ कॉस्ट एस्पेक्ट कंसिडर किया है, उन्होंने इनकम एस्पेक्ट को इग्नोर किया है। उन्होंने सिर्फ प्रोड्यूसर का देखा कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। ये भी तो देखो कि अगर वेज रेट कम होंगे तो आपका जो लेबर है उसकी इनकम कम होगी, अगर इनकम कम होगी तो वो किस तरह से डिमांड करेगा, नहीं करेगा डिमांड। इफ वेजेस ऑन वन हैंड कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, दे ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूट द इनकम ऑफ द लेबर। अगर ये प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी में कॉस्ट है, ठीक है, एक हाथ कॉस्ट है तो दूसरी साइड लेबर की इनकम भी तो है। मनी वेज कट करने से रिजल्ट क्या होगा, रिडक्शन होगी इनकम में और उनकी जो इफेक्टिव डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। डेफिशिएंसी इन द इफेक्टिव डिमांड में इंक्रीज, आपकी जो डिमांड है वो और कम हो जाएगी, रेदर देन डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने की बजाय आपकी जो डिमांड है वो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो 1929 और 30 के बीच में एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था जर्मनी के बीच में, वहाँ पे ये चीज़ एक्सपेरिमेंट भी की गई थी, वहाँ पे उन्होंने वेज रेट को कट करके देखा था, लेकिन ये चीज़ ख़त्म फेल हो गई थी। ठीक है, ये और डाउन चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। The conclusion of classical theory of employment that full employment is a normal feature of a capitalist economy and that equilibrium situation is possible only under the full employment is far from truth। उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो फुल एम्प्लॉयमेंट है और जो इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल है फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो कि सच नहीं है। केन्स ने कहा है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होती है, इवन इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में भी इनवॉलंटरी और अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो एज सच अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ इकोनॉमी। अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना जो, तो कहते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है नॉर्मल फीचर इकोनॉमी का। इस सिचुएशन में बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, ओवर सेविंग, ओवर प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट और अदर में बी फाउंड इन द इकोनॉमी। किसी ना किसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमेशा आपको इकोनॉमी में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। केन्स ने रिजेक्ट किया है इस अजम्पशन को, क्लासिकल थ्योरी की, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म होता है, ऑपरेट करता है इकोनॉमी में। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का व्यू है that if due to certain reason unemployment occurs in the economy then इकोनॉमिक फोर्सेस अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट को रीस्टोर कर देंगे। केन्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना किया है, रिफ्यूज़ किया है। इकोनॉमिक सिस्टम है वो सेल्फ एडजस्टिंग एंड कहाँ गया, इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ एडजस्टिंग एंड इट वर्क ऑटोमेटिकली। इस चीज़ को मानने से उसने क्या किया है, मना किया है। इकोनॉमिक सिस्टम कभी भी सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, जैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वो जरूरी है इन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो फिर इन्होंने माना है कि मनी इज ओनली मेयरली अ वेल। वो कहता है मनी नॉट मेयरली अ वेल। अजम्पशन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेयरली अ वेल है चीज़ों को हाइड करने के लिए, जो कि अनरियलिस्टिक है। केन्स ने क्या कहा है कि मनी जो है वो एक्टिव फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का टू सर्व द स्टोर ऑफ वैल्यू। इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर पीपल होल्ड करते हैं अपनी वेल्थ को इन द फॉर्म ऑफ मनी, उनकी इफेक्टिव डिमांड क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को। तो मोर वेल्थ इज स्टोर द मोर विल बी द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मनी को ज़्यादा स्टोर करके रखा जाएगा, लोगों के द्वारा ज़्यादा होल्ड करके रखा जाएगा, तो उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं होते हैं।
क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ये माना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वलाइज्ड होते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण हम उनको इक्वल रखते हैं। लेकिन केन्स कहता है कि सेविंग जो है वो फंक्शन है इनकम का, वाइल जो इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो ये नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कॉज चेंज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होता है तो उसके कारण सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा, उसके कारण लोगों की सेविंग बढ़ जाएगी। अगर लोगों की इनकम ही नहीं है तो बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर लेगा? जो लोग जितनी इनकम है सिर्फ वो अपनी बेसिक नीड्स को पहले पूरा करेंगे। अगर उनकी बेसिक नीड्स, उनकी इनकम कम होने के कारण बेसिक नीड्स को रोक कर तो वो सेविंग नहीं करेंगे ना, ये सोचकर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये चीज़ केन्स ने इसको गलत बोली है। ठीक है, तो सेविंग जो है वो इनकम इलास्टिक है। It is by changing the level of income, not the rate of interest. Change in the level of income. अगर इनकम बढ़ती है तो हमारी सेविंग बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण नहीं होता। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ लेजिस्फेयर पॉलिसी। तो केन्स ने ये नहीं, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने माना है कि ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी चीज़ें, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेजिस फेयर जो पॉलिसी है, मतलब जो फ्रीली चलते हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, केन्स ने उसको कंसिडर करने से मना किया है, रिजेक्ट किया है। क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अभी भी अपने आप ठीक नहीं होती है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा है, केन्स ने क्या कहा है कि ही सेड दैट बिलीफ ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स दैट रिडक्शन इन द मनी वेज रेट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट कुड अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वाज अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक है जो उन्होंने कहा है कि अगर हम वेज रेट को कम कर दे या रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लेके आ सकते हैं, वो अनरियलिस्टिक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। स्टेट इंटरवेंशन मस्ट है रिमूव करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को। तो रिमूव अगर करनी है तो गवर्नमेंट को डिमांड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। डिफरेंट वेज में डिमांड अगर बढ़ेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। ठीक है, तो कैसे करती है गवर्नमेंट? अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना के, मॉनेटरी, फिस्कल और प्राइस पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है उसके कारण वो क्या कर देते हैं, इन चीज़ों को ठीक करते हैं। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड देयर बाय एग्रीगेट डिमांड टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को और डिमांड को बढ़ा सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकती है। तो ये लेजिस फेयर की जो पॉलिसी है वो केन्स ने पूरी तरह से इसको कंसिडर नहीं किया, कंसिडर किया ही नहीं है, इसको पूरी तरह से गलत ही कहा है कि कुछ भी चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होती है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, इट इग्नोर्स अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट पीरियड। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने लॉन्ग रन प्रॉब्लम्स के ऊपर मेनली फोकस किया है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है उनकी थ्योरीज का सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो केन्स ने कहा है कि शॉर्ट रन की प्रॉब्लम ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर हमें शॉर्ट रन की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पता होगा, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा लॉन्ग रन की प्रॉब्लम्स के बारे में? तो हमें अवेयर होना चाहिए शॉर्ट रन की प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है, इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ जर्नल नॉट एन एनालिसिस ऑफ जर्नल इक्विलिब्रियम। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो जर्नल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस नहीं है। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कंक्लूजन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द इंटायर इकोनॉमी। ये इंटायर इकोनॉमी का कंक्लूजन है, पार्शियल कंक्लूजन है। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ अ पार्शियल इक्विलिब्रियम ऑफ द इक्विलिब्रियम टू द इंटायर इकोनॉमी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के कारण इम्प्लीकेशन है इस थ्योरी की प्रूव हो जाती है इररेलेवेंट। फर्म जो है वो इंक्रीज कर सकती है वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रिड्यूसिंग द मनी वेज रेट, बट इट वुड नॉट पॉसिबल टू डू सो फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। एक फर्म कर सकती है वेज रेट कम, लेकिन सारा का सारा तो ऐसे नहीं कर सकते ना। केन्स ने रिमार्क किया है कि जो मेन डिफेक्ट है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का वो यही है। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम टू द जर्नल इक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट आ जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डील्स ओनली विद द स्पेशल केस। स्पेशल केस नेमली द फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ इन्होंने डील किया है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना है, उनकी अजम्पशन है दैट रिसोर्सेज विल बीइंग फुली एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी, जो रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड है इकोनॉमी में, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट वाज ओनली द स्पेशल केस। फुल एम्प्लॉयमेंट ही क्या है, स्पेशल केस है। ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। अकॉर्डिंग टू केन्स, different economies may have the different employment situation in existence, that is full employment, less than full employment और over employment। तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है किसी भी इकोनॉमी में, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करी है। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फैक्ट, एम्पेरिकल फैक्ट जो एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तो जो क्लासिकल थ्योरी है वो एम्पेरिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। दैट्स वाई डिस्पाइट ऑफ बीइंग लॉजिकल इट हैज रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। ये रियलिटी से बहुत ज़्यादा इन्होंने रियलिटी को ही रिमूव कर दिया है। इट्स लॉज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रैक्टिकल, इनको प्रैक्टिकली कंसिडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक थ्योरी है। assumption of theory of employment can be increased by full assumption ये है इस थ्योरी की कि फुल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है बाय वेज रेट कट, जो कि खुद ही क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, इम्प्रैक्टिकल है। रियल लाइफ में जो लेबर यूनियंस हैं वो स्ट्रांगली अपोज करेंगी वेज कट को, वो वेज कट होने नहीं देंगी। इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू पुट इन टू द प्रैक्टिस, हम इसको प्रैक्टिस में लेके आ ही नहीं सकते हैं। सिमिलरली इट इज ऑल्सो रॉन्ग दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी इक्वलाइज्ड बाय चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी गलत है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम इक्वलाइज कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस लाके, क्योंकि रियल लाइफ में जो इफेक्ट है, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट है, वो अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है नॉट बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल फैक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी मेरे इन वीडियो लेक्चर से। तो पुराने वाली क्लासेस को भी जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो जितना आपकी ओर से सपोर्ट मिलेगा उतनी ही जल्दी आपको ये हमारा जो वीडियो लेक्चर्स का कंटेंट है वो कॉन्टीन्यूसली मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।